हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021-22 के लिए इवन आगे जब भी एग्ज़ाम आपका होगा यूजीसी नेट का, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, यानी कि हायर एजुकेशन वाला जो यूनिट है आपका, उस यूनिट से हम प्रैक्टिस सीट नंबर 1 को यहाँ पर कवर करेंगे। और इसमें आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, वो भी कम समय में विथ डिटेल्स के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस सेट की तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए समय को थोड़ा भी जाया नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से क्या बताना है कि भारत में जो आपका उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में जो आपका प्रसिद्ध एक तरीके से कह लीजिए विश्वविद्यालय था तक्षशिला, उसको यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष जो है विश्व धरोहर के रूप में जो है यहाँ पर घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। ये आपको डेट याद रखना है। 1980 में जो है तक्षशिला को जो है यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड कह लीजिए के रूप में जो यहाँ पर घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे तक्षशिला जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था प्राचीन समय में। और इसके साथ ही साथ ये वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कहाँ पर ये तक्षशिला आपका स्थित है, तो पाकिस्तान के अंदर है। ये आपको याद रखना है। और पाकिस्तान के अंदर इसको क्या बोला जाता है, तख्त ए वही के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? तक्षशिला को। वर्तमान में पाकिस्तान में है और फिर प्राचीन समय में ये भारत का जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और ये भी याद रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के साथ जो है वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में जो है इसको शामिल किया गया था। ये भी याद रखना है आपको। और एक यहाँ पर और प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसको भी आप याद रखना है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखिए, नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है और यह एक उच्च अधिगम का प्राचीन केंद्र था प्राचीन समय में, जिसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत में जो है यहाँ पर शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नालंदा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे यहाँ पर तक्षशिला से पूछा गया, उसी प्रकार से नालंदा से। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। प्राचीन समय में ये भी जो है शिक्षण का प्रमुख केंद्र था। और 2016 में जो है इसको विश्व विरासत में जो है शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। आशा करता हूँ डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, इसका शुभ आरंभ कब किया गया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। सही आंसर क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दीजिए, प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिए। वैसे तो मैं आंसर बताऊंगा ही, क्वेश्चन के डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, प्रयास करिए। और लगे कि वीडियो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 2013 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्रीय योजना है और इसका शुभ आरंभ वर्ष 2013 में, जो कि यहाँ पर लिखा गया आंसर में, 2013 में किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, इसे भी आपको याद रखना है। जैसे कि पात्र राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना जो है इस अभियान का उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ 2017 के अंत तक सकल नामांकन अनुपात को 32% तक जो है बढ़ाना था। 2017 बीत चुका है। और यहाँ पर इसके बाद से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक एवं परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना भी जो है इस योजना का पूरी तरीके से उद्देश्य था। और यहाँ पर जो है
एससी और एसटी और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना भी जो है इस अभियान का उद्देश्य था। तो ये चारों उद्देश्य आपको याद रखना है। अगर उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पुट करके पूछ लिए जाते हैं तो वो भी आपको आंसर करने में आसानी होगी जब आपको उद्देश्य के बारे में पता होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 से 23 वर्ष। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? तो 18 से 23 वर्ष। देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा नामांकन की गणना सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में की जाती है, जो 18 से 23 आयु वर्ग में जनसंख्या एवं उच्च शिक्षा हेतु नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर ऑप्शन सी आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मूल्यपरक शिक्षा के संदर्भ में, और आपको बताना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स या कथन जो है आपका सही हो सकता है मूल्यपरक शिक्षा के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि यह नैतिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम है। उसके साथ साथ बी में दिया गया है कि यह किसी व्यक्ति के निजी अंतःक्रिया हेतु रिवॉर्ड और दंड की बात करता है। और सी यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4 विकल्प, इन्हीं में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। केवल सी डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी और ए विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा परिवार से ही शुरू हो जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ डी में जो बताया गया कि विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतर आत्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं और यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सभी मूल्य परक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। यहाँ पर ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये आपका पूरी तरीके से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 में यहाँ पर बेसिकली शिक्षा मंत्रालयों के द्वारा आईसीटी पहलों का उल्लेख किया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में यहाँ पर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभ के बारे में दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है तो वीडियो को पॉज करिए, इसे अच्छे तरीके से मैच करिए, उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। आइए इसे हम मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्वयं दिया गया है, तो स्वयं यहाँ पर मैच कर जाएगा किसके साथ? चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा आपका ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना, ये स्वयं के द्वारा हो सकता है। उसके बाद से बी है स्वयं प्रभा, तो इसके साथ कौन सा मैच हो जाएगा? तो स्वयं प्रभा जो है यहाँ पर तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम को 24/7 यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वयं प्रभा एक पोर्टल है, यहाँ पर जो है उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों को आप 24/7 यानी कि 24/7 देख सकते हैं। अगला यहाँ पर है ईपीजी पाठशाला, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ईपीजी पाठशाला जो है यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना, ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, इससे आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना जो है आप किससे कर सकते हैं? ईपीजी पाठशाला के द्वारा। अगला जो है ई यंत्रा,
इस ये मैच हो जाएगा आपका यहाँ पर पहले के साथ। अंतः स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, ये आप ई यंत्रा के द्वारा कर सकते हैं। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, स्वयं का डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्नत शिक्षा व कौशल को कवर करते हुए वेब पाठ्यक्रमों का एक समन्वित मंच है। क्या? स्वयं, ये याद रखना है आपको। और इसके साथ ही साथ जो मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया है और इसे 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। स्वयं के बारे में ये डिटेल्स जितना भी बता रहा हूं इसे याद रखिएगा। अब अगला यहां पर है आपका स्वयं प्रभा, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, स्वयं प्रभा जो है 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर जो है यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को जो है यहाँ पर प्रसारित करता है। तो आप यहाँ पर जो है शैक्षणिक कार्यक्रमों को जो है 24x7 देख सकते हैं, कहाँ पर? स्वयं प्रभा के द्वारा। अब अगला यहाँ पर है ईपीजी पाठशाला, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ईपीजी पाठशाला एक पोर्टल है जो विज्ञान व मानविकी आदि विषयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण व पाठ्यक्रम आधारित मुफ्त जो है इंटरेक्टिव विषय सामग्री उपलब्ध कराता है। एक तरीके से लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, डिजिटल ई लाइब्रेरी कह लीजिए। ई पाठ्य पुस्तक जो है आप इस पोर्टल पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के। अब नेक्स्ट यहाँ पर है ई यंत्रा। तो देखिए, ई यंत्रा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य छात्रों को रोबोट बनाने व उससे जुड़ी तकनीक की जानकारी देना है। किसका? ई यंत्रा। यूं कह लीजिए टेक्नोलॉजी से ये पूरी तरीके से रिलेटेड है और जो बच्चे रोबोट बनाने में इंटरेस्टेड हैं वो ई यंत्रा के पोर्टल पे जाके है जो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आई होप कि जितने भी मैंने यहाँ पर डिटेल्स आपको बताएं, स्वयं से, स्वयं प्रभा से, ईपीजी पाठशाला और ई यंत्रा से, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया था। कब किया था? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी में जो है दौरा किया था, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। तो चीनी विद्वान जो है ई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया और वह नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा था और उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियां लिखी। और जुआन जेंग भी 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसका विशेष ध्यान जो है बौद्ध ग्रंथों का मूल पाठ संरक्षित करने पर था और वह अपनी 17 वर्षीय भारत यात्रा के लिए भी जाना जाता था। यानी कि 17 वर्ष में उसने भारत यात्रा किया था। किसने? जुआन जेंग। और ये दोनों जो है 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। यहां पर आपको इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो देखिए, यहां पर यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर जो है भारत में भी राधा कृष्णन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था और वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह के अनुदान का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। 1952 डेट भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कथन वाला है। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दिए जाते हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। कथन पहले में दिया गया कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन दूसरे में दिया गया कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। अब उपयुक्त कथनों का अवलोकन करिए, उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए।
तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला कथन भी आपका सही है, इसके साथ साथ दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पहले कथन में यही कहा गया था कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अधीन जो है केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, ये आपका राइट है। और इसके साथ ही साथ जो कथन दूसरे में बताया गया था आपका कि विश्वविद्यालय से इतर ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है, जो यहां पर आपको मैंने बताया है कथन दूसरे में। तो आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर पूछा जा रहा है कि जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जाएंगे। तो उसके संदर्भ में यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं और कौन से तनाव देखे जाएंगे वही आपको बताना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए सभी ऑप्शन को, उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए इन चारों विकल्पों में से। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ए और बी और सी, ए बी और सी। वैश्विक और स्थानिक के बीच तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव और आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में यहां पर दिया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। यूनेस्को के तत्वाधान में डेलर्स रिपोर्ट वर्ष 1996 में, ये भी डेट याद रख लीजिएगा, 1996 में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। 1996 में विश्व पटल पर जो है रखी गई थी इस रिपोर्ट को और इनके मुख्यतः 7 तनाव के बारे में उल्लेख किया गया था। पहला था वैश्विक बनाम स्थानीय, दूसरा था सार्वभौमिक बनाम विशेष और तीसरा था परंपरा बनाम आधुनिकता और चौथा था यहां पर आध्यात्मिकता बनाम भौतिकता, पांचवा था दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक विचार और छठवां था प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता और अवसर की समानता का आदर्श और सातवां था आपका ज्ञान का विस्तार और इसे आत्मसत्ता करने की क्षमता। तो ये आपको याद रखना है इनके मुख्यतः 7 तनाव के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। तो आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य की श्रेणियां दी गई हैं और सूची 2 में उन उद्देश्यों के उदाहरण दिए गए हैं। तो यहां पर बेसिकली सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। वीडियो को पॉज करिए, समय लीजिए, लेकिन राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया कि पर्यावरण जागरूकता, तो देखिए पर्यावरण जागरूकता जो आपका मैच हो जाएगा यहां पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये आपका पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत आता है। अगला जो आपका इसमें दिया गया है वो है पर्यावरण ज्ञान, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर 5वें के साथ मैच हो जाएगा। पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना, ये पर्यावरण के ज्ञान के अंतर्गत आता है। और अगला जो है आपका पर्यावरणीय दृष्टिकोण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण जो है वो आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। पर्यावरण के लिए मूल्यों के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये आपका पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है। और पर्यावरणीय कौशल के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर पहला मैच हो जाएगा। पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये पर्यावरणीय कौशल के अंतर्गत आ जाता है। तो आशा करता हूं कि आपने इसको समझ भी लिया होगा और राइट आंसर भी बताया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इस वीडियो में हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन से कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के मैंने डिटेल को भी बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता है। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि
ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का इस प्रकार से बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।